क्लास का टॉपिक शुरू करते हैं। अब तक जितना करा पहले वो सब रिवाइज कर लेते हैं। हमारा पहला चैप्टर चल रहा है बिजनेस इकोनॉमिक्स। हम इस चार्ट का डिस्कशन करना चाह रहे थे, तो इसमें सबसे पहला शब्द आ रहा है द मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। उस पर जाने के लिए मैंने अब तक क्या याद कराया, एक बार पूरी क्लास रिवाइज कर रही है। इकोनॉमिक्स का मीनिंग याद करा था। इकोनॉमिक्स बोले तो सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यहाँ पर आपकी बुक की लैंग्वेज है, अरे बुक में से क्वेश्चन आते हैं सारे। तो ग्रीक वर्ड ओइकोनोमिया विच मीन्स हाउस होल्ड, अरे एमसीक्यू में टिक कराएगा। इसके बाद यहाँ जो शब्द आ रहा है टू फंडामेंटल फैक्ट्स, ये कहाँ से आ रहा है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मैंने पूरी क्लास को याद करा दिया। एक बार यश खंडेलवाल बोलेगा मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम विद द थ्री फीचर्स, जल्दी से यश। It is a basically problem of choice. Human wants are limited, resources are limited. They have alternative uses. सारे याद कर ले। इकोनॉमिक प्रॉब्लम इज बेसिकली ए प्रॉब्लम ऑफ चॉइस विच कैन बी अराइज ड्यू टू फॉलोइंग रीजंस। नंबर एक, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, आगे पीछे नहीं लिखेंगे। नंबर टू, to fulfill these unlimited wants resources are limited and problem becomes more critical when resources have alternate uses। ये दो फंडामेंटल फैक्ट्स, तीन हमने बचपन में याद करे थे, इन तीन में आखिरी दो को वो एक साथ लिख रहा है। अनलिमिटेड वॉन्ट्स आर रिलेटिवली स्केर्स। आपको हर वक्त सोचना पड़ता है, चुनाव करना पड़ता है, क्या करे, कैसे करे, किसके लिए करे, और क्रिएट होता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स। अरे सेंट्रल प्रॉब्लम का कारण क्या है? इकोनॉमिक प्रॉब्लम। सेंट्रल प्रॉब्लम को बचपन में हमने तीन नामों से पढ़ा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर हुम टू प्रोड्यूस। पेपर वाला टिक कराएगा जी। फिलहाल यहाँ हमारा अगला क्वेश्चन था वन मार्कर के लिए, बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स जो भाषा बुक में लिखी है वो उसको बदल के टिक कराएगा एमसीक्यू की फॉर्म में, तो मैंने सबको याद करा दिया। बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिजनेस डिसीजंस ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस रिसोर्सेज। हर्ष जिंदल क्लास में है? हर्ष, चैतन्य बोलो बिजनेस इकोनॉमिक्स। Business economics refers to use of economic analysis to make business decisions on the basis of optimal utilization of resources of organization. तो पहले तो बुक के अकॉर्डिंग लैंग्वेज याद करनी है, फिर अकॉर्डिंग टू फेमस इकोनॉमिस्ट जोल डीन डिफाइन एज ए बिजनेस इकोनॉमिक्स इन द टर्म ऑफ यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस। वही बात दोबारा बोली जा रही है शब्दों को बदल के। इकोनॉमिक एनालिसिस इन द फॉर्मुलेशन ऑफ बिजनेस पॉलिसीज। और यहाँ बिजनेस एनालिसिस रेफर्स टू लीनियर प्रोग्रामिंग, बता चुका हूं मैक्सिमा मिनिमा। रिग्रेशन एनालिसिस, कौन बोलेगा रिग्रेशन एनालिसिस? अनुषा, रिग्रेशन एनालिसिस क्या? Relation between independent and a dependent variable. भैया गड़बड़ मत कर देना। रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कोई और बोल पाएगा? कोई और बोल पाएगा? रिग्रेशन एनालिसिस मैंने लीनियर इक्वेशन बना के समझाया था। रिलेशन बिटवीन डिपेंडेंट वेरिएबल एंड वन और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मैंने इसके लिए प्रोडक्शन फंक्शन यूज करा था। प्रोडक्शन फंक्शन, रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अनुषा याद आ रहा है? इनपुट क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और इनपुट से इन्फ्लुएंस होता है हमारा आउटपुट, ये क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। अरे समझ में आता होगा, मैथ्स की बात बोल रहा हूँ। कशिश मल्होत्रा क्लियर है? Yes, sir. कैपिटल बजटिंग अभी अभी रिवाइज कराया है। डिसीजन अबाउट द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, ब्रेक इवन एनालिसिस बताया था। हर फर्म चाहती है कि आज उसने 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा है तो बिजनेस में कितने दिनों में वो ब्रेक इवन पॉइंट पर आ जाएगा। ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो एज ए लेमैन, नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। अरे बचपन में याद कराया था, ध्रुव मालूम है? आर्यन समझ आ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट बोले तो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन। हम उस पोजीशन पर कब पहुंचेंगे जब हमारी फैक्ट्री के खर्चों को हम अपनी दुकान की सेल से रिकवर करना शुरू कर देंगे। ब्रेक इवन पॉइंट, ब्रेक इवन पॉइंट। अरे क्लियर हो रहा है आर्यन, अनुषा? Yes, sir. Yes, sir. कॉस्ट एनालिसिस में हम कॉस्ट का चैप्टर पढ़ने वाले हैं आने वाली क्लासेस में। चलते हैं जी आगे, आगे चलते हैं। यहां तक हमने कर लिया था नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग याद करा दिया है। दिस बिजनेस इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन मेजर टू पार्ट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। दोनों को याद करा चुका हूं। एग्जामिनर ऑड मैन आउट कराएगा, माइक्रो के कोई 3 एग्जाम्पल लिखेगा, एक मैक्रो का, और कहेगा कौन सा माइक्रो इकोनॉमिक्स नहीं होता, ऑड मैन आउट।
भैया क्वेश्चंस बनाए हुए हैं, थोड़ा सा टॉपिक अंडरस्टैंड हो जाए ताकि जब क्वेश्चन में पूछूं तो आप जवाब अच्छे से दे सको। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स सबने पिछली क्लास में याद कर लिया, रिवाइज कर रहे हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ए सब्जेक्ट ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। एग्जाम्पल्स मालूम है, डिमांड, सप्लाई, एक्सेट्रा। मैक्रो इकोनॉमिक्स याद करा है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज ए होल, फॉर एग्जांपल एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, नेशनल इनकम, एक्सेट्रा। आगे चलते हैं जी। ये टॉपिक आज की क्लास से नया पुराने वाला डिस्कशन हो चुका है, जितना अब तक कराया था रिवाइज करा दिया। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स, ध्यान से सुने, मीनिंग याद करा चुका हूं बिजनेस इकोनॉमिक्स। यश एक बार दोबारा बोलेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स का मीनिंग, बाकी सब रिवाइज कर रहे हैं। यश खंडेलवाल, बिजनेस इकोनॉमिक्स रेफर्स टू, Business economics refers to defined as the use of economic analysis and to make business decision to optimum utilization of funds, organize to fulfill their organization. So, देखो इतनी बात अंडरस्टैंड हो जाए तो एमसीक्यू टिक हो जाएगा। अनुषा एक बार दोबारा आपसे पूछूंगा, मीनिंग ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स जल्दी से। यूज ऑफ इकोनॉमिक एनालिसिस टू मेक द बिग, बोलो बोलो। Use the economic analysis to make the business decisions regarding the optimum utilization of organizational resources. बढ़िया बात। पॉइंट नंबर 2 पर चल रहे हैं। पॉइंट नंबर 2 पर एक एक शब्द पर बड़े ध्यान से काम, एमसीक्यू अटेम्प्ट हो सके। बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस एज वेल एज आर्ट्स। शब्दों को समझ लेना जी। बिजनेस इकोनॉमिक्स हमने बचपन में याद करा था, इकोनॉमिक्स अपने आप में साइंस भी है, आर्ट भी है। मैंने एग्जांपल लिया था, डिस्कस कर रहा हूं। आपकी माता आपको चाय बनाना सिखा रही है और आप सीख रहे हो। सीखना क्या है? टू ऑब्टेन द नॉलेज इज ए मैटर ऑफ साइंस। आपको एक टीचर सीए का फाउंडेशन का कोर्स करा रहा है और उसमें इको का सब्जेक्ट पढ़ा रहा है और आप सीखने की कोशिश कर रहे हो, इट इज ए टॉपिक ऑफ साइंस। और कल को इस ह्यूमन बिहेवियर को समझकर अपनी लाइफ में जब आप किसी कंपनी के सीईओ, अनुषा सीईओ बोले तो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन जाओगे या कंपनी आपकी होगी, तो आप उसको कितने अच्छे तरीके से फॉलो कर पाते हो, एफिशिएंसी कितनी बढ़ाते हो, कितना कमाते हो, ये कला है, ये कला है। तो माता चाय बनानी सिखा रही है और आप सीख रहे हो साइंस। बाद में आप चाय बना के देखते हो और पता चलता है चीनी ज़्यादा डल गई, कम डल गई। अरे हर बार एक ही बच्चा चाय बना रहा है, टेस्ट अलग आएगा, डिफरेंट बनेगी, कभी मीठा थोड़ा कम, कभी थोड़ा ज़्यादा, कभी दूध कम। अरे ऐसा ही होता ही नहीं होता। यश खंडेलवाल, यश चाय बनाइए कभी, तो वो हर बार ये कला है कि चाय का टेस्ट कैसा आया। तो इस दुनिया में इकोनॉमिक्स साइंस एज वेल एज आर्ट्स। तो यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस इकोनॉमिक्स भी अपने आप में साइंस है एंड आर्ट है, साइंस है एंड आर्ट है। पहले साइंस को समझते हैं, साइंस को समझते हैं। कोई भी बात बोली जा रही है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी नोन एज साइंस, नोन एज साइंस। यहाँ साइंस को लेके दो बातें बोलूंगा, शब्दों को याद करो। बचपन में याद कराया था, इकोनॉमिक्स में साइंस बोले तो स्टेटमेंट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट्स। कोई बता सकता है कौन कौन से? साइंस बोले तो स्टेटमेंट 2 प्रकार की होती है इकोनॉमिक्स में, एक पॉजिटिव और दूसरा नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। देखो ये नॉर्मेटिव आखिरी में लिखा हुआ नजर आ रहा है, ये नॉर्मेटिव। भैया इकोनॉमिक्स क्लासिफाइड इन 2 मेजर ब्रांचेस अकॉर्डिंग टू साइंस, नॉर्मेटिव साइंस एंड पॉजिटिव साइंस। तो मैं याद करा रहा हूं पॉजिटिव साइंस क्या होती है, नॉर्मेटिव साइंस क्या होती है, जिसमें से बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ नॉर्मेटिव साइंस है। क्यों, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो मेरा पहला क्वेश्चन, पॉजिटिव साइंस एंड नॉर्मेटिव साइंस। अनुषा बता सकते हो पॉजिटिव साइंस क्या होती है? अनुषा से क्वेश्चन है। सर पॉजिटिव साइन होती है जिसमें इज एम आर जो होता है ऑलरेडी, और नॉर्मेटिव होता है जो होना चाहिए, जिसमें शुड ऑट वगैरह यूज होता है। सारे याद करो, सुनूंगा। Economics is a science classified in 2 parts, positive science and normative science. Positive science, ये positive statement involve all those all those type of statements which are based on what is, what was, what is, what was. अलग books लैंग्वेज बदल के क्या लिखती हैं? All those statements which reflect the position of causes and effect, also known as positive science. अरे प्रीति भारद्वाज याद हो गया? पॉजिटिव साइंस क्या होती है बच्चे? प्रीति याद हो गया? प्रणय याद हो गया? या दोबारा बोलो एक बार। पॉजिटिव साइंस रिफ्लेक्ट ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन व्हाट इज, व्हाट वाज। क्या है, क्या था से संबंधित सभी स्टेटमेंट्स को पॉजिटिव साइंस कहा जाता है।
इसको एक और भाषा में बोला जाएगा, ऑल द स्टेटमेंट्स विच रिफ्लेक्ट द पोजीशन ऑफ कॉजेज एंड इफेक्ट। ऐसा समझो भाई 12th के पेपर वैसे तो कैंसिल हो गए हैं और मार्क्स आपके आने वाले हैं। आपके मार्क्स 98% आए, ये क्या है? इफेक्ट है या व्हाट इज है। क्यों आए इतने बढ़िया नंबर 98%? क्योंकि आप इंटेलिजेंट हैं, आपके पेरेंट्स आपकी पढ़ाई पर बहुत अच्छे से मोटिवेट करते हैं आपको, आपका स्कूल बहुत अच्छा है, आपके फ्रेंड्स बहुत हेल्पफुल हैं आपके लिए। तो वो क्या है जिसकी वजह से 98% आए? वो सब कारण है। वो क्या है? कॉजेज। कॉजेज कहाँ घटते हैं? पास्ट में। तो कॉजेज बोले तो पास्ट, इफेक्ट बोले तो प्रेजेंट, और वो सारी स्टेटमेंट, ये डिटेल इसलिए बता रहा हूँ वो एग्जाम्पल फॉर्म करेगा। वो सारी स्टेटमेंट जो व्हाट इज व्हाट वाज को रिफ्लेक्ट करे या कॉजेज एंड इफेक्ट्स को रिफ्लेक्ट करे, वो सारे पॉजिटिव स्टेटमेंट। कशिश मल्होत्रा, क्लियर हो गया बच्चे? Yes, sir. अब हम बात करते हैं दूसरा हिस्सा, नॉर्मेटिव साइंस। नॉर्मेटिव साइंस, लैंग्वेज याद करो। नॉर्मेटिव साइंस रेफर्स टू ऑल दो स्टेटमेंट्स विच आर बेस्ड ऑन व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो बच्चों आप सबने याद करा, इकोनॉमिक्स, बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम बिजनेस एनालिसिस को यूज करके फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज। ये पॉलिसीज इंप्लीमेंट कब होगी? फ्यूचर में, कि हमें अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना है, अपने लोगों की एफिशिएंसी प्रमोट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ मोटिवेशन। मोटिवेशन तो ये क्या है? गाइडलाइंस दी जा रही है टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा, जिसको फ्यूचर में फॉर्मुलेट करना है लोगों के द्वारा, वर्कर्स के द्वारा। तो ये क्या है? नॉर्मेटिव इन साइंस। तो बिजनेस इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव इन नेचर है। यश खंडेलवाल, क्लियर हो गया? हाँ भैया। मैंने 9th पार्ट भी इसका हाथ किया, डिस्कस कर लिया कि ये नॉर्मेटिव इन नेचर है, पॉजिटिव इन नेचर नहीं है। पेपर वाला लिखेगा पॉजिटिव, नॉर्मेटिव, नन ऑफ दिस, तो टिक करना है नॉर्मेटिव इन नेचर। क्यों? क्योंकि फॉर्मुलेट किया जा रहा है पॉलिसीज, पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करेंगे इन फ्यूचर में। तो आने वाले समय के लिए हम प्लान कर रहे हैं कि कैसे करें, क्या करें, सो दैट द प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमाइज। आगे बात करते हैं, हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स मीनिंग याद करा दिया, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। फॉर एग्जाम्पल, अरे आने वाले चैप्टरों में पढ़ोगे डिमांड, सप्लाई, कंज्यूमर बिहेवियर। अच्छा, अरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? एक लाइन में पूछ रहा हूँ सबको, एक लाइन बतानी है सबको। देखता हूँ याद किसको है। कुंदन, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कुंदन, कनन आप बोल पाओगे? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम बचपन में पढ़ा था आपने। कशिश, अरे क्या बात है। अनुषा, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है? Consumer equilibrium is a point where the consumer satisfaction is maximum. सारे बच्चे ठीक करो भैया, नॉलेज ये भूल क्यों जाते हो? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर consumer obtain maximum level of satisfaction. It leads to settlement of units in respect of a commodity consumed by the consumer which cannot argue to change. अरे यश खंडेलवाल, बचपन याद आ रहा है? हाँ भैया। यश, आवाज नहीं आ रही? हाँ भैया। अरे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम याद आ गया? हाँ भैया, आ गया। तो आगे चलेंगे, चैप्टर है हमारे। तो यहाँ पर हमने बताया द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शंस ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। पहली बात हमने मीनिंग की याद करी। दूसरी बात, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस में डिस्कशन करा, क्लासिफाइड इन 2 मेजर पार्ट, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। तो कौन सा होता है? स्पेसिफिकली नॉर्मेटिव इन नेचर। इट इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स के सारे कंटेंट्स यहाँ काम करते हैं। अरे ऐसे समझो, बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स है। यश खंडेलवाल, मेरी बात समझ में आ रही है? बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर, प्राइस कैसे सेटल्ड होगा, कॉस्ट को कैसे एनालाइज करेंगे, ये सारी बातें माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करती है। वहां के एग्जांपल है। महक खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? Yes, sir. लेकिन अगली बात देखो फीचर्स में, इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस।
मैक्रो एनालिसिस, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को हमारा एनवायरनमेंट इन्फ्लुएंस करता है, और एनवायरनमेंट बोले तो हमारी सोसाइटी, बोले तो हमारा देश 100 करोड़ लोगों का, ये हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। हमारी सरकार की पॉलिसीज, टैक्सेशन पॉलिसीज, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर, हमारी बिजली पानी की सुविधाएं, हमारी सोसाइटी में रहने वाले लोगों का पे स्केल। अमेरिका में काम करो 3 लाख रुपए का आदमी है, यहाँ पर काम करे आदमी 20,000 रुपए में लेबर मिलती है। तो हमारी सोसाइटी में एनवायरनमेंट कैसा है, ये बिजनेस इकोनॉमिक्स को इन्फ्लुएंस करेगा। बोले तो बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। यश खंडेलवाल क्लियर हो रहा है? माइक्रो को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है, मैक्रो को भी। इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स को इंडिकेट करता है। आउटर स्ट्रक्चर किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट, बोले तो मैक्रो एनालिसिस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। जहां हमें कंट्री की नेशनल इनकम का ध्यान रखना है, लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखना है, कंट्री में डॉलर का रेट, फॉरेन एक्सचेंज जिसे बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अरे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूछना चाहूंगा, सब अभी 12th का सारा टॉपिक अभी याद ही कर रहे थे पिछले महीने तक। तो मेरा क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मैक्रो एनालिसिस, अरे पेपर वाला पूछेगा, एमसीक्यू में टिक कराएगा। आर्यन बैलेंस बता पाओगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट चैप्टर था आपके पास आज। चैतन्य देव आप बोल पाओगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरी? So balance of payment refers to the reference to systematic record of all the economic transactions between the resident of the country and rest of the world. बढ़िया, क्या बढ़िया तैयारी है, अभी तक याद है, और ये सब काम आने वाला है आपका। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट इज a systematic record of all the economic transactions between the resident of country and rest of the world during the given period of time. तो ये सब मैक्रो एनालिसिस है। आगे वो क्या बोल रहा है, बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। हम पॉलिसी को बना रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करेंगे, कितना कर पाएंगे, ये कला है, ये कला है। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट्स, भैया यहाँ में मार्केट के बहुत सारे डायग्राम, चैप्टर आएगा आगे जिसमें हम बहुत सारे डिस्कशन करेंगे। शॉर्टकट में यहाँ बताता हूँ, आपकी फर्म पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हुए यहाँ पर किस प्राइस पर कॉमोडिटी को बेचेगी, रोज फैक्ट्री में कितना प्रोडक्शन करेगी। अरे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मैंने बचपन में कराया था, किसी को याद है? प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम 11th में पढ़ा था हम लोगों ने माइक्रो में, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। अनुषा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम क्या होता है? सर याद नहीं है, मैंने तो सुना था आपकी तैयारी बढ़िया चल रही है। सर, प्रोड्यूसर, लेकिन सर कंफर्म नहीं है। हाँ बोलो, कोई बात नहीं, तुक्के मार सकते हो। शाकालाका बूम बूम स्टार्ट। सर वो भी एक पॉइंट होता है जहाँ पे प्रोड्यूसर्स का मैक्सिमम मतलब नहीं पता सर मुझे। ए बच्चे सही बोलते बोलते रह गए। अरे Profit हाँ, maximum हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। अरे सारे याद करो। अरे मैं आइडिया, ये सारे चैप्टर हैं आगे, एक के बाद एक चलेंगे। यहाँ वो कह रहे हैं यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट, तो मार्केट की थ्योरी की बात कर रहा हूँ। प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, हमने बचपन में इसका एक आइडिया डेवलप करा था 11th क्लास में, जिसको बहुत डिटेल में बढ़िया डायग्राम्स के साथ सीखेंगे। और जो डायग्राम में यहाँ, अरे बहुत सारी बातें यहाँ वाली कॉलेज में सेमेस्टर में आएगी, तो बहुत अच्छे से प्लान करना, समझना। ये डायग्राम बड़े बड़े क्वेश्चन 12 नंबर, 16 नंबर और 20 नंबर के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स में आएगा। अरे यश खंडेलवाल क्लियर है बच्चे? यहाँ का जो आप लॉ पढ़ोगे, सीए फाउंडेशन का जो लॉ पढ़ोगे, ये आपके कॉलेज के पहले सेमेस्टर का लॉ है। यश मेरी बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। तो जो लॉ की तैयारी करोगे बहुत अच्छे से कर लेना। एक तो सीए फाउंडेशन का एग्जाम क्लियर होता है, दूसरा हमारे फर्स्ट सेमेस्टर का लॉ खत्म होता है, वही पेपर है, वही तैयारी है। तो ये सीए का कोर्स आप कर रहे हो कॉमर्स के साथ साथ, तो आपस में बीकॉम ऑनर्स, बीकॉम प्रोग्रामिंग और सीए सपोर्टिंग है। एक की तैयारी दूसरे को सपोर्ट करेगी, दूसरे की तैयारी पहले को सपोर्ट करेगी। तो यहाँ पर मैं कह रहा था, हम बात करेंगे मार्केट की बहुत सारी थ्योरीज की, जिसका आइडिया आपने 11th में लिया था, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। एक बार कंज्यूमर इक्विलिब्रियम सुनो, बिल्कुल डिट्टो वैसी लैंग्वेज बोलने वाला हूँ, याद आ जाएगा। आपने सुना हुआ है, बचपन में पढ़ा हुआ है, याद भी करा था। क्या इस दुनिया के सारे कंज्यूमर का एक ही टारगेट है, सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम। और कोई भी बाजार में जाए एज ए कंज्यूमर, कितना खरीदेगा,
2 किलो लड्डू खरीदेगा, 5 किलो खरीदेगा कि 2 लड्डू खरीदेगा, वो उतने ही खरीदेगा जिससे उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो। और ये हर व्यक्ति की अलग अलग कहानी है। रामलाल 2 लड्डू खरीद रहा है, श्यामलाल 2 किलो खरीद रहा है, लेकिन उतना ही खरीद रहे हैं अपनी पॉकेट को देखते हुए, अपने बजट को देखते हुए, सो दैट सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम। ऐसे ही हमने बताया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मार्केट की थ्योरी, जो किस पर बेस्ड है? प्रोड्यूसर के ऊपर। प्रोड्यूसर का एक ही टारगेट है, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। वो फैक्ट्री में रोज कितना बनाए, कितना बनाए जिससे जिससे प्रॉफिट उसका मैक्सिमम रहे। ऐसी कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का सेटलमेंट हो जाता है कि रोज वो 100 यूनिट बनाएगा, बस, न कम न ज्यादा। उससे ज़्यादा बनाने पर भी नुकसान है, उससे कम बनाने पर भी। अरे कोई बच्चा कहेगा ज़्यादा बनाने पर नुकसान कैसे है? ऐसे समझो आपको पढ़ाई करने के लिए कहा जा रहा है, रिजल्ट बनाने के लिए। आप भी प्रोड्यूसर की तरह काम कर रहे हो, तो आपकी बॉडी की कैपेसिटी है कि आप 10 घंटे से ज़्यादा नहीं पढ़ सकते। एग्जाम्पल ले रहा हूँ, हर किसी की बॉडी की कैपेसिटी अलग अलग है। तो आपकी कैपेसिटी 10 आवर है, तो 10 आवर यूज़ करोगे तो प्रोडक्शन मैक्सिमम है। उससे कम पढ़ोगे रिजल्ट कम, उससे ज़्यादा पढ़ोगे बीमार हो जाओगे, बॉडी रिएक्ट करेगी और पता चलेगा रिजल्ट कम हो गया। यही मैं प्रोड्यूसर के बारे में बोल रहा हूं कि रोज कितना लेवल ऑफ प्रोडक्शन किया जाए जिससे प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम, क्वांटिटी ऑफ आउटपुट का सेटलमेंट हो जाता है। इस बात को डायग्राम बनाकर हम समझेंगे, प्रॉफिट को एनालाइज करेंगे डायग्राम के अंदर, प्राइस को सेटल करेंगे, कॉस्ट को सेटल करेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक सबके कॉलेज में कंपलसरी क्वेश्चन है फर्स्ट सेमेस्टर में। बड़ा क्वेश्चन, एटलीस्ट 12 मार्क्स, 16 मार्क्स और 20 मार्क्स। और सीए सीपीटी में तो आना ही आना है एमसीक्यू की फॉर्म में। तो वो सारे डायग्राम आपको क्लियर होंगे, तो वो डायग्राम को लेकर एमसीक्यू का क्वेश्चन बना सकता है या लैंग्वेज में उसका डिस्कशन करा सकता है। तो मैंने एक आइडिया दिया, चैप्टर है ये हमारा नंबर 7 पॉइंट, प्रैग्मेटिक इन अप्रोच। प्रैग्मेटिक का मतलब प्रैक्टिकल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है, प्रैक्टिकल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है बिजनेस इकोनॉमिक्स। इथिकली हमें अपनी सोसाइटी में वेलफेयर को टारगेट करते हुए प्रॉफिट ज़्यादा से ज़्यादा करना है, माइक्रो और मैक्रो का यूज़ करना है, नॉर्मेटिव की बातें कर रहे हैं, पॉलिसीज को इस तरह से फॉर्मुलेट कर रहे हैं। याद रखना प्रैक्टिकल का मतलब क्या? प्रैक्टिकल का मतलब रामलाल का बिहेवियर श्यामलाल के बिहेवियर जैसा। अरे यश से पूछ रहा हूँ, बच्चे रामलाल जैसा रिएक्ट करेगा श्यामलाल सेम वैसा कर सकता है? नहीं, दोनों का अलग अलग मैं यही कहना चाह रहा हूं, यहां पर 100% एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात नहीं करी जा रही। यहां थ्योरी में बात लिख दी, लेकिन जब आप प्रैक्टिकली उसको अप्लाई करोगे तो वो एज इट इज अप्लाई नहीं होगी। आपको अपना बिहेवियर, आपकी फर्म की पोजीशन को देखते हुए उसे बदलना पड़ेगा। ये प्रैक्टिकल मैटर है। और जैसा कोको कोला की फर्म फॉलो करेगी वैसा लिम्का की फर्म फॉलो नहीं कर पाएगी। ये प्रैक्टिकल अप्रोच है, प्रैक्टिकल लर्निंग है। टाइम टू टाइम डिसीजन लेने पड़ेंगे। बस थ्योरी जो भी लिखी गई है वो हेल्प करती है आपको डिसीजन लेने में, लेकिन वो डिसीजन एग्जैक्ट वैसा नहीं होगा जैसा थ्योरी में लिखा है। सो इट इज प्रैग्मेटिक, प्रैक्टिकल अप्रोच। क्लियर हो गया यश? हाँ भैया। इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। इंटरडिसिप्लिनरी का मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स सिर्फ इकोनॉमिक्स नहीं है, सिर्फ माइक्रो नहीं है, सिर्फ मैक्रो नहीं है। इट इज ए मिक्सचर ऑफ मैथमेटिक्स। मैंने बड़े सारे एग्जांपल लिए पिछली बार क्या रिग्रेशन एनालिसिस की बात करी, लीनियर प्रोग्रामिंग की बात करी, ब्रेक इवन एनालिसिस की बात करी। और जब मैं ये सारे शब्द बोल रहा हूं तो इसमें मैथ्स की कैलकुलेशन आ रही है, इसमें ग्राफिकल प्रेजेंटेशन स्टैट्स इनबिल्ट हो रहा है, इसमें मैनेजमेंट के टॉपिक्स आ रहे हैं, मैनेजमेंट के टॉपिक, ब्रेक इवन एनालिसिस की बातें हो रही हैं, इसमें टॉप लेवल मैनेजमेंट की बातें हो रही हैं, इसमें हम लोग कॉस्ट एनालिसिस की बातें कर रहे हैं। अरे कभी तुमने सुना है लीफो, फीफो, हीफो? यश खंडेलवाल, लीफो, फीफो, हीफो यस, सुना तो था। क्या होता है? लीफो क्या होता है? ये याद नहीं, बट सुना था। अरे क्या बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है? अनुषा बताओ, लीफो क्या होता है, हीफो क्या होता है, नीफो क्या होता है? क्वेश्चन है तुम्हारे एग्जाम का। लीफो, फीफो, हीफो। तो शायद इन्वेंटरीज हाँ वो हाँ हाँ, कैलकुलेट करने के लिए होता है। टाइप ऑफ इन्वेंटरीज, कॉस्ट मैनेजमेंट की बात है ये। कॉस्ट मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट अलग सब्जेक्ट है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन अलग कंसेप्ट सब्जेक्ट है, मैथ्स अलग सब्जेक्ट है। ये सारों का मिक्सचर है और ये सारी चीजों की नॉलेज होने का मतलब है बिजनेस इकोनॉमिक्स को बनाना, पॉलिसीज को फॉर्मुलेट करना। इसे बोला जा रहा है इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। यश खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया।
तो थोड़ा जो मैंने आपको ब्रीफिंग दी इसको जल्दी से एक बार कंक्लूड कर लेते हैं। एक दो क्लासेस में हम एमसीक्यू के टॉपिक पर पहुंच जाएंगे, और जब तक ये चीज़ें पता ना हो, याद ना हो, तो फिर एमसीक्यू में तुक्के वाला काम हो जाएगा। तो अभी अभी हमने फीचर्स में डिस्कस करा, मीनिंग याद करा चुका हूं मैं बिजनेस इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक एनालिसिस को यूज कर कर फॉर्मुलेट किया जाए क्या, बिजनेस की पॉलिसीज, बिजनेस की पॉलिसीज, ताकि रिसोर्सेज शुड बी यूटिलाइज इन ऑप्टिमल मैनर्स। तो यहाँ पर हमने पढ़ा था बिजनेस इकोनॉमिक्स इज ए साइंस। साइंस बोले तो यूनिवर्सल एक्सेप्टेड बाय द सोसाइटी, और ये साइंस फर्दर क्लासिफाइड इन टू पार्ट। मेरा क्वेश्चन कशिश मल्होत्रा से, इकोनॉमिक्स इज ए साइंस क्लासिफाइड इन टू पार्ट, दोनों के नाम बताओ जल्दी से। कशिश मल्होत्रा अभी बताया, जल्दी बोल। सर हाँ, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। फिर रिवाइज करवा रहा हूं मैं, पॉजिटिव साइंस का मीनिंग सिर्फ एक लाइन में, कौन बोलेगा आपकी बार? जितेश रातावाल। पॉजिटिव साइंस और स्टेटमेंट इंक्लूड ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स। आगे, which is based on what is what was, व्हाट इज व्हाट वाज को मैंने एक और भाषा में लिखवाया, एमसीक्यू के लिए याद करना है ना, causes and effect. तो आल्सो नोन एज कॉजेज एंड इफेक्ट। अगली बात पूछूंगा नॉर्मेटिव स्टेटमेंट, अब की बार कनन बोलेगी। नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स इंक्लूड ऑल दोस टाइप ऑफ स्टेटमेंट्स व्हिच आर बेस्ड ऑन कनन। कनन, कशिश मल्होत्रा, कुंदन, बोलो बच्चों। व्हाट ऑट टू बी, क्या होना चाहिए। हम जितनी भी पॉलिसीज बना रहे हैं उसमें हम आगे के लिए डायरेक्शन दे रहे हैं। भैया टॉप लेवल मैनेजमेंट तो लो लेवल मैनेजमेंट को डायरेक्शन देगा ना, ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है। वर्कर्स की भर्ती करो, रिट्रेंचमेंट कर दो, छुट्टी कर दो, प्रोडक्शन को काउंट करो, स्टॉक को, इन्वेंट्री को मेंटेन करो, लीफो फीफो हीफो को फॉलो करो। अभी बताऊंगा क्या होता है हीफो फीफो लीफो। तो अगली बात चल रही है कि इट इज बेस्ड ऑन बिजनेस इकोनॉमिक्स, बेस्ड ऑन द फीचर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। जो हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स का इंटरनल स्ट्रक्चर है, यानी फर्म का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को। किसी भी फर्म में कॉस्ट एनालिसिस से फैसला होगा, कॉस्ट ऑफ कमोडिटी कितनी रखेंगे, प्राइस ऑफ कमोडिटी कितनी रखेंगे, डिमांड ऑफ कमोडिटी कितनी है, ये सब क्या है? कंटेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। मेरा क्वेश्चन, अरे कनन साउंड आ रही, अनम्यूट करके बात, कनन साउंड अनम्यूट करके बात करो बच्चे। कनन जैन। यस सर। बच्चे डिमांड आपने कभी पढ़ा है बचपन में? डिमांड, हम सुबह से शाम तक बहुत सारी चीजें मांगते हैं, डिमांड। यस सर। डिमांड के बारे में एक लाइन बोल सकेंगे जो भी आपको लगता है? व्हाट डू यू मीन बाय डिमांड? कनन सुनेंगे, मैं बोलता हूं। डिमांड इज एन इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। अनुषा बोलना डिमांड। अनुषा। Demand is an effective desire which can be fulfilled during the given period of time. कनन बोल पाओगे डिमांड के बारे में? अभी अनुषा ने बोला है, मैंने बोला है, इफेक्टिव डिजायर विच कैन बी फुलफिल्ड ड्यूरिंग द गिवन पीरियड ऑफ टाइम। यश आप बोल पाओगे? यश खंडेलवाल। Demand is the effective desire which can be fulfilled during the given period of time. बढ़िया। तो मैंने कहा बिजनेस इकोनॉमिक्स इज बेस्ड ऑन माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यानी बिजनेस इकोनॉमिक्स में फर्म का इंटरनल जो स्ट्रक्चर है वो माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट करता है। सेटलमेंट ऑफ प्राइस, सेटलमेंट ऑफ आउटपुट, प्रोडक्शन फंक्शन, चैप्टर पढ़े हैं आपने? प्रोडक्शन फंक्शन, सप्लाई का चैप्टर, डिमांड का चैप्टर, ये सब इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फर्म बिजनेस इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। आर्यन ये बात समझ में आ रही है? आर्यन यस भैया। कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन हो पूछना है बच्चों। मुझे टेस्ट में परफेक्शन चाहिए, आंसर चाहिए आपके। टेस्ट बोले तो एमसीक्यू। तो ये बातें मालूम हो तभी आप कर पाओगे। अगली बात क्या चल रही है? अभी मैंने बताया था, वो दोबारा चल रहा है सामने इलेबोरेट फॉर्म में। ये आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स इनकॉर्पोरेट द एलिमेंट ऑफ मैक्रो एनालिसिस। तो ये हमारा बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस बाय द एनवायरमेंटल फैक्टर्स। एनवायरमेंटल फैक्टर बोले तो सोसाइटी। हमारा ये बिजनेस इकोनॉमिक्स हमारे एनवायरमेंट, हमारी सोसाइटी से इन्फ्लुएंस होता है। सोसाइटी बोले तो 125 करोड़ लोगों का देश से हमारे ये बिजनेस इकोनॉमिक्स इन्फ्लुएंस होता है, यानी मैक्रो एनालिसिस से इन्फ्लुएंस होता है। और मैक्रो एनालिसिस तो आपने भैया पूरी पिछली क्लास पढ़ाई है। नेशनल इनकम,
केन्सियन थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मनी एंड बैंकिंग, बजट, मैं इन सबकी चर्चा करने वाला हूँ। आप खबरदार भूलने का काम नहीं होना चाहिए, नहीं तो टॉपिक रिवाइज कर लो। और रिवीजन के नाम से यहाँ पर मैं बात करूंगा मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम। यश खंडेलवाल, मीनिंग ऑफ नेशनल इनकम जल्दी से बताओ। Monetary value of final goods and services in an economy. Monetary value of final goods and services in an accounting and person owner the resident of the country. बढ़िया भैया, ध्यान से सुनो। मॉनेटरी वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन एन अकाउंटिंग ईयर बाय द नॉर्मल रेजिडेंट ऑफ कंट्री। अब तुम कहोगे भैया ये नेशनल इनकम यहाँ क्यों आ रही है? अरे किसी देश की नेशनल इनकम ज़्यादा है तो उसमें बिजनेस इकोनॉमिक्स का एनवायरनमेंट सपोर्टिव होगा, टेक्नोलॉजी वहाँ ज़्यादा एडवांस चल रही होगी, वहाँ पॉलिसीज हम कंफर्टेबली इंप्लीमेंट करा पाएंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा होगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर मिलेगी, सस्ती मिलेगी, लाइट कट नहीं जाएगा तो हमारी कॉस्ट कम आएगी, हमें जनरेटर नहीं रखने पड़ेंगे। अरे यश खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? हमारा एनवायरनमेंट, हमारा मैक्रो, हमारे बिजनेस इकोनॉमिक्स की जो पॉलिसीज हम फॉर्म कर रहे हैं उसको इन्फ्लुएंस करता है। समझ में आ रहा है यश खंडेलवाल? हाँ भैया। किसी कंट्री का नेशनल इनकम ज़्यादा है तो वो सपोर्ट करेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स को। कम है का मतलब वो डेवलपिंग इकोनॉमी है, और बहुत कम है का मतलब वो अंडर डेवलप कंट्री है, और वो सब इन्फ्लुएंस करेगा बिजनेस इकोनॉमिक्स को। एनवायरनमेंट है हमारा, जितना एनवायरनमेंट बढ़िया होगा हमारी एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्टिविटी इन रिस्पेक्ट ऑफ फर्म इन्फ्लुएंस होती है। क्लियर है बच्चे? प्रीति भारद्वाज, क्लियर है? अभी बताया बिजनेस इकोनॉमिक्स इज एन आर्ट। हम अपनी पॉलिसीज को जो हम एनालाइज करके फॉर्मुलेट कर रहे हैं, कितना अच्छे तरीके से फॉर्मुलेट कर पाएंगे, कितना कॉस्ट को मिनिमाइज कर पाएंगे, प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर पाएंगे, इट इज ए मैटर ऑफ आर्ट। यूज ऑफ थ्योरी ऑफ मार्केट, मैंने यहाँ बात करी थी अभी थोड़ी देर पहले प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की। पूछना चाहूंगा प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, जितेश रातावाल। Producer equilibrium is a psychological phenomena in which producer obtain the maximum level of profit. It leads to settlement of output produced by the producer which cannot be argued to change. Repeat करो बच्चे ये बात, आखिरी वाली लाइन। It leads to settlement of unit which cannot argue to change. बढ़िया। तो फैक्ट्री ने डिसाइड कर लिया कि रोज फैक्ट्री में 1000 यूनिट बनेंगे तो बस उतने ही बनेंगे, उससे ज़्यादा पर भी नुकसान है, उससे कम पर भी नुकसान है, जिनको हम डायग्राम्स के माध्यम से डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टरों में। चैप्टर चलेंगे बच्चों, तो जो बताया था वही खेल चल रहा है। प्रैग्मेटिक अप्रोच बोले तो प्रैक्टिकल पोजीशन रिफ्लेक्ट की जाती है बिजनेस इकोनॉमिक्स में, जो कागजों में लिख दिया है। अरे साइंस कहती है हमेशा हाइड्रोजन के दो ऑक्सीजन का एक पानी होता है, लेकिन यहाँ पर हमेशा ऐसा नहीं होता। एक्सेप्शनल सिचुएशंस आप लोग बचपन से अपने 11th और 12th में पढ़ते हुए आ रहे हो कि अगर वो अजम्पशंस एज इट इज़ फिट ना हो तो वो लॉ फेल हो जाता है। कुंदन, बात समझ में आ रही है? इट इज़ ए प्रैक्टिकल सिनेरियो जो आपको प्रैक्टिकल सोसाइटी में जाकर डिसीजन लेने पड़ते हैं। कनन, बात समझ में आ रही है? कनन? Yes, sir. इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर, अभी समझाया था। यहाँ सिर्फ इकोनॉमिक्स की चर्चा नहीं हो रही, यहाँ मैथमेटिकल कैलकुलेशन, यहाँ ऑपरेशनल रिसर्च सब्जेक्ट है बच्चों ये कॉलेज का, मैनेजमेंट के कंसेप्ट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, फाइनेंस, ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, इकोनोमेट्रिक्स, इन सब का डिस्कशन किया जाता है। मिक्सचर है, कैपिटल बजटिंग की बात करी थी मैंने, इकोनोमेट्रिक्स। तो चलते हैं जी आगे, ये सब इन सब का मिक्सचर है, इंटरडिसिप्लिनरी इन नेचर। नॉर्मेटिव का मतलब बताया था, एक बार सुन लेते हैं। कौन बोलेगा? मयूरी, नॉर्मेटिव साइंस जल्दी से मीनिंग। Normative science refers to all those statements which are based on what ought to be. What ought to be, तो हमारी बिजनेस इकोनॉमिक्स में हम पॉलिसीज फॉर्मुलेट कर रहे हैं तो वो फ्यूचर को रिफ्लेक्ट कर रही है। व्हाट ऑट टू बी, वैल्यू जजमेंट की बात होती है कि क्या होना चाहिए। चलते हैं आगे। आपकी बुक में जो टर्म्स लिखी हुई हैं उन्हीं सबका डिस्कशन किया जा रहा है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे। स्टडी मटेरियल, जितेश स्टडी मटेरियल आ गया आपके पास? जितेश चेक नहीं करा। अरे
कोई स्टडी मटेरियल आया है सीए इंस्टीट्यूट से आपके पास, किताबों का हाँ बंडल? हाँ आ गया तो भैया भैया मेरे को लगा पीसीसी ऐप में। नहीं नहीं नहीं, अरे किताबों का बंडल सीए इंस्टीट्यूट भेजता है, उसमें जो भी चैप्टर मैं पढ़ा रहा हूँ उसकी ईच एंड एवरी लाइन बहुत ध्यान से पढ़ो, उसके सारे मेजर कंटेंट्स में आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ इन डिटेल, ताकि आपका एमसीक्यू टिक किया जा सके, और कभी भी कोई दिक्कत लगे कि क्लास में उसके बारे में कुछ पूछना है, आप वो पूछ सकते हो। ये सबके लिए बोला है मैंने, और मटेरियल, स्टडी मटेरियल सबके पास है। और मैं इसका कंक्लूजन, जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो मैं इसके प्रिसाइज नोट्स अपने बीसीसी ऐप में, स्पोर्ट मटेरियल जो हमारा स्टडी मटेरियल है वहाँ सेक्शन में मैं लगा दूंगा, ताकि आप कभी भी उस प्रिसाइज नोट से ये पूरा चैप्टर रिवाइज कर सको। और ऐप रिकॉर्डेड सेशन तो आपके पास हमेशा ही रहेगा। नेचर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स की चर्चा कर रहे हैं भैया। यहाँ माइक्रो इकोनॉमिक्स में मीनिंग बता चुका हूँ, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग बता चुका हूँ, स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एज इंडिविजुअल। यहाँ चर्चा आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग चल रही है प्रोडक्ट प्राइसिंग। प्रोडक्ट प्राइसिंग, मेरा क्वेश्चन आप सबसे है, जिसको पता है बताना, फैक्टर प्राइसिंग और प्रोडक्ट प्राइसिंग में क्या फ़र्क है? पूरी क्लास, प्रोडक्ट प्राइसिंग एंड फैक्टर प्राइसिंग में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों सेम है? दोनों में प्राइस का सेटलमेंट हो रहा है, तो एक ही बात है या अलग अलग है? यश खंडेलवाल, या अलग अलग हो? क्या अलग अलग है, जल्दी बताओ। या जो फैक्ट्री के मतलब जो फैक्ट्री में हम गुड्स प्रोड्यूस करेंगे उसके प्राइस में चेंज होगा जो हम प्रोड्यूस करेंगे। ना बच्चे ना, एक सर जो भी एक मिनट, एक एक करके बोलो। चेतन ने बोलना चाह रहा है, बोलो। सर जो भी हमें प्रोडक्शन में जो खर्चा आएगा वो हम प्रोडक्ट के प्राइस में जोड़ के दिखाएंगे, उसको उसमें ऐड करके बेचेंगे उसको, नहीं जब हम बच्चे, डिसाइड करेंगे तो। ये गड़बड़ झाला क्यों हो रहा है? और कोई ट्राई करो, चला। सर प्रोडक्ट प्राइस वो होता है जिस प्राइस पे हम मार्केट में उस प्रोडक्ट को सेल करेंगे, और फैक्टर प्राइसिंग शायद ये होता है जो फैक्टर्स लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के जो खर्चे होते हैं उसको बोलते हैं। कुछ बेटर है, लेकिन शायद क्यों लगाते हो आप ये? अरे बचपन में आपने 2 सेक्टर मॉडल पढ़ा था, एक बार बताता हूँ भैया। ये डिटेल देखो, आपकी बुक में बस ये हेडिंग बना दी है, चैप्टर 1 में हेडिंग बना दी है, लिखे हुए कंटेंट्स बस ये लिख दिया हेडिंग बना के। अब ये जब तक पता ना हो तो आपका एमसीक्यू कैसे टिक होगा? तो हमने बचपन में पढ़ा था, सोसाइटी क्लासिफाइड इन 2 मेजर फैक्टर्स, वन इज नोन एज, अरे 2 फैक्टर्स, 2 सेक्टर मॉडल की डिस्कशन कर रहा हूँ, प्रोड्यूसर या फर्म, और दूसरा हाउस होल्ड या कंज्यूमर्स। पूरी सोसाइटी 2 भागों में बांट दी। जब आप लोग घर जाके खाने पीने की बात करते हो तो कंज्यूमर, आप लोग बाजारों में जाके प्रोडक्शन की बात करते हो तो आप सबको प्रोड्यूसर या फर्म कहा जाता है। ये फर्म लगातार फर्म से 4 फैक्टर्स मांगती है। क्या? लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, नोन एज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। फर्म कंटिन्यूसली डिमांडेड द 4 फैक्टर्स इन द नेम ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशन विच इज सप्लाइड बाय द कंज्यूमर। अगेंस्ट दीज फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन फर्म प्रोड्यूस द प्रोडक्शन। फर्म क्या बना देती है? गुड्स बना देती है बाजार में बेचने के लिए, और उसे कौन खरीदता है? कंज्यूमर। इस दुनिया में मुफ्त कुछ भी नहीं मिलता। अगेंस्ट दीज फैक्टर्स फर्म पे द रिवॉर्ड टू द कंज्यूमर इन द नेम ऑफ रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट। अरे लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन के अगेंस्ट में फर्म कंज्यूमर को क्या देती है? रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस, प्रॉफिट। और जितना पैसा कंज्यूमर कमाते हैं वो सारा का सारा खर्च कर लेते हैं उन वस्तुओं को खरीदने में। वो गुड्स जो फर्म ने बनाई है उसको खर्च कर देते हैं उनको खरीदने में, और ये सारा पैसा कहाँ जाता है? फर्म के पास। यश खंडेलवाल, याद आ रहा है नेशनल इनकम 2 सेक्टर मॉडल? हाँ भैया। कुल मिलाके मैं इस मॉडल के नाम से क्या सिखाना चाह रहा हूँ, ये जो इधर वाला जहाँ फिनिश गुड्स बाजार में बिक रहे हैं, फिनिश गुड्स जहाँ पर बाजार में बिक रहे हैं, ये वाला बाजार, इसे बोलते हैं प्रोडक्ट मार्केट। और जो नीचे वाला बाजार है जहाँ पर कंज्यूमर अपनी जमीन को बेचने जा रहा है और फर्म जमीन को खरीद रही है जमीन की कीमत पर। अरे जमीन क्या है? फैक्टर है। लेबर क्या है? फैक्टर है। कैपिटल क्या है? फैक्टर है। हमारी पूरी दुनिया में बाजार 2 प्रकार के पाए जाते हैं। मार्केट क्लासिफाइड इन 2 पार्ट। पहली मार्केट, याद कर लो, पहली मार्केट प्रोडक्ट मार्केट, मैंने चार्ट बनाकर बताया है। प्रोडक्ट मार्केट जहां तैयार माल बिकता है, फर्म बेचने जाती है, कंज्यूमर खरीदने जाता है। और दूसरा बाजार हमारा क्या है? फैक्टर मार्केट, जिस बाजार में ये फैक्टर लैंड, लेबर, कैपिटल एंड ऑर्गेनाइजेशंस कंज्यूमर बेचने के लिए जाता है और फर्म खरीद के लाती है। और इन फैक्टर्स को किस कीमत पर खरीदा बेचा जा रहा है? फैक्टर के
कीमत पर, फैक्टर प्राइसिंग पर। फिनिश गुड्स को प्रोडक्ट मार्केट में किस कीमत पर खरीदा बेचा जाता है, प्रोडक्ट प्राइसिंग पर। ये बात समझ में आ गई। प्रोडक्ट प्राइसिंग इज ए टर्मिनोलॉजी ऑफ प्रोडक्ट मार्केट, जहां फिनिश गुड्स को खरीदा बेचा जा रहा है बिटवीन द फर्म एंड हाउस होल्ड। यश खंडेलवाल, बात समझ में आ रही है? हाँ भैया। और फैक्टर मार्केट में फैक्टर्स का लेन देन बिटवीन द कंज्यूमर एंड फर्म हो रहा है। कैसे? जमीन की कीमत होती है, अरे कौन बोलेगा जमीन की कीमत? लैंड का प्राइस क्या होता है? रेंट। लेबर का प्राइस क्या होता है? वेजेस। कैपिटल का प्राइस क्या होता है? बचपन में सबने याद करा है, इंटरेस्ट। और ऑर्गेनाइजेशन रिस्क टेकिंग पावर का प्राइस क्या होता है? प्रॉफिट। तो जिस कीमत पर ये फैक्टर्स का लेन देन होता है इसे फैक्टर मार्केट कहते हैं, और जिस दाम पर सेटलमेंट होता है फैक्टर प्राइसिंग। अनुषा, ये बात क्लियर हो गई? यस सर। तो टर्म बहुत अच्छे से इलेबोरेट फॉर्म में अंडरस्टैंड होनी चाहिए ताकि एमसीक्यू आप टिक कर पाओ। प्रोडक्ट प्राइसिंग सबको क्लियर हो गया? कानन, प्रोडक्ट प्राइसिंग। जितेश रातावाल। भैया याद नहीं। अरे बात समझ जो मैं बोल रहा हूं। अरे कुछ नेटवर्क इशू चल रहा है क्या? अनुषा, क्लियर है सब कुछ? स्क्रीन, साउंड? यस सर, सब क्लियर है। तो मैंने अभी जो बताया है, आपकी बुक में शब्द लिखा है प्रोडक्ट प्राइसिंग, वो उसको लेकर एमसीक्यू में कुछ भी बनाए तो टिक करने के लिए आपको उसकी स्टोरी मालूम होनी चाहिए। प्रोडक्ट प्राइसिंग कहां पर सेट होता है? प्रोडक्ट मार्केट में। क्लियर हो गया यश खंडेलवाल? हाँ भैया। प्रोडक्ट मार्केट में कौन सी वस्तु बिकने के लिए आती है? फिनिश गुड्स, तैयार माल। कौन खरीद रहा है, कौन बेच रहा है? फर्म बेच रही है, कंज्यूमर खरीद रहा है। जबकि फैक्टर प्राइसिंग कहाँ सेटल होते हैं? फैक्टर मार्केट में। फैक्टर मार्केट में क्या चीज़ों को खरीदा बेचा जा रहा है? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को, लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन को, उनकी कीमत पर। लैंड का प्राइस क्या होता है? अरे जल्दी बोलो, लैंड का प्राइस? रेंट। लेबर का प्राइस क्या होता है? वेजेस। कैपिटल का प्राइस क्या होता है? इंटरेस्ट। अरे जितना मर्जी पैसा उठा लाओ बाजार से, कीमत पर मिलता है। बैंक से ले लो, किसी साहूकार से ले लो, उसकी कीमत देनी पड़ती है जिसे ब्याज बोलते हैं। अरे सबको क्लियर हो गया? फैक्टर प्राइसिंग। अब ये फैक्टर प्राइसिंग या प्रोडक्ट प्राइसिंग, थोड़ा और समझो ध्यान से। चाहे फैक्टर प्राइसिंग हो चाहे प्रोडक्ट प्राइसिंग हो, सब कैसे सेटल होते हैं ये और समझ लो। भैया बचपन में हमने पढ़ा था बहुत सारे डायग्राम बना के, बचपन बोले तो 11th क्लास। अरे नीचे क्वांटिटी डिमांडेड एंड क्वांटिटी सप्लाइड, ये ऊपर प्राइस। बच्चा फिनिश गुड्स में ये मैंने बनाया डिमांड ऑफ ए कमोडिटी। अरे याद है यश? डिमांड, इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड। यश? हाँ भैया। ये सप्लाई ऑफ ए कमोडिटी, और डिमांड और सप्लाई जहां काटते हैं वहां उस वस्तु का प्राइस सेटल हो जाता है। तो ये प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेटल होता है सबको याद है? टॉपिक रिवाइज करा रहा हूं। प्रोडक्ट प्राइसिंग सेटल्ड थ्रू द फ्री फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड मार्केट सप्लाई एट ए पॉइंट वेयर क्वांटिटी डिमांडेड इज इक्वल टू क्वांटिटी सप्लाई। अरे पेपर वाला टिक कराएगा लैंग्वेज? अरे क्लियर हो रहा है? आपका ही बचपन बोल रहा हूं। प्रोडक्ट प्राइस बोले तो इक्विलिब्रियम प्राइस। अरे यस, समझ में आ रहा है? प्रोडक्ट का प्राइस कैसे सेटल होता है? इक्विलिब्रियम प्राइस याद करा हुआ है? प्रियांशु, यश, प्रीति भारद्वाज, डायग्राम बनाया मैंने सामने। जहां डिमांड और सप्लाई एक दूसरे को काटते हैं वहां प्राइस का सेटलमेंट हो जाता है। उस पॉइंट पर डायग्राम बना रखा है, इक्विलिब्रियम प्राइस की बात कर रहा हूं, जहां क्वांटिटी डिमांडेड क्वांटिटी सप्लाई के बराबर होती है। प्रोडक्ट प्राइसिंग का सेटलमेंट। ध्रुव, क्लियर हो गया? फैक्टर प्राइसिंग बिल्कुल ऐसे ही सेटल होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही। ध्यान से सुनो, ये आपने कभी पढ़ा नहीं है। फैक्टर प्राइसिंग बच्चों, लेबर ऑफ डिमांड ऑफ लेबर, सामने बता रहा हूं, यही डायग्राम है। ये डिमांड ऑफ लेबर और ये सप्लाई ऑफ लेबर। सप्लाई ऑफ लेबर, यहां हम बात सिर्फ लेबर की कर रहे हैं। लेबर की सप्लाई और लेबर की डिमांड एक दूसरे को जिस पॉइंट पर काटते हैं वहां लेबर का प्राइस यानी रेंट का, लेबर का प्राइस क्या होता है? वेजेस। वहां वेजेस सेटल हो जाता है, वेजेस सेटल हो जाता है। ये बात समझ में आ गई यश खंडेलवाल?
तो बिल्कुल वैसे ही फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर फैक्टर सेटल द प्राइस ऑफ दैट फैक्टर। अगर लेबर है तो वेज का सेटलमेंट, अगर जमीन है तो किराए का सेटलमेंट, अगर कैपिटल है तो इंटरेस्ट का सेटलमेंट हो जाता है। आपको मैं बता दूं आजकल हिंदुस्तान में पेंडेमिक के चलते, लॉकडाउन के चलते मनी मार्केट में पैसे की डिमांड बहुत कम हो गई है बाय द इंडस्ट्रीज। अरे इंडस्ट्रीज बंद पड़ी है, पैसे की डिमांड कम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी, सेंट्रल गवर्नमेंट बोले तो सेंट्रल बैंक की बात कर रहा हूं, सेंट्रल बैंक ने भी बैंक रेट कट डाउन कर दिया है, 4% हो गया है घटा घटा के। यश खंडेलवाल बात समझ में आ रही है? और जब बैंक रेट कम हो गया है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट भी कम हो गया है, तो बाजार में पैसे की कीमत, कैपिटल की कीमत, इंटरेस्ट कम हो गया है। डिमांड सप्लाई कंट्रोल करता है, डिमांड ज्यादा बढ़ जाएगी, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ा देंगे सारे बैंक और इवन सेंट्रल बैंक। क्लियर हो रहा है बच्चे? यश आगे चलेंगे। कंज्यूमर बिहेवियर की बात हो रही है, ये अपने आप में बहुत बड़ा यूनिट है। अगला चैप्टर हमने इसी का ही पढ़ना है, कंज्यूमर बिहेवियर, जिसको बचपन में मैंने बताया था। इस दुनिया का सबसे पहला आदमी जिसने कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बोला, मुझे उस आदमी का नाम चाहिए, मैंने बचपन में याद कराया था। मेरा क्वेश्चन अनुषा से है, कंज्यूमर बिहेवियर प्रोपाउंडेड बाय एल्फ्रेड मार्शल। एल्फ्रेड मार्शल। सारे बच्चे याद कर लो, सबसे पहले कंज्यूमर के बिहेवियर को बताने वाला एल्फ्रेड मार्शल। और उसने जो अजम्पशन फॉलो करी, जिसको लेकर उसने डिमांड का चैप्टर लिखा, वो अजम्पशन थी, कौन बताएगा? कार्डिनल यूटिलिटी। कार्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी क्या है? द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन विच कैन बी मेजरेबल इन टर्म्स ऑफ यूटिल। रियल लाइफ में ऐसा कुछ होता नहीं है। इस आदमी ने लिखा अपनी कहानियों में कि जब भी कोई आदमी खाता है तो अच्छा अच्छा लगता है, इस अच्छे अच्छे को यूटिल के नाम से नापा जा सकता है। और पूरा चैप्टर लिख दिया इन द नेम ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। वक्त बदलने के बाद ये थ्योरी फेल हो गई, नया आदमी आया हिक्स, और उसने कहानी लिखी इंडिफरेंस कर्व के नाम से, बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ, बताओगे यश कौन सी अजम्पशन? यश खंडेलवाल, ऑर्डिनल, कौन सी? ऑर्डिनल यूटिलिटी। ऑर्डिनल यूटिलिटी बोले तो लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन which cannot be measurable in terms of util but it can be ranked। ये चर्चा हम अगले चैप्टर में यही चलना, अगला चैप्टर है कंज्यूमर बिहेवियर। अरे यश आइडिया लगा कंज्यूमर बिहेवियर क्या है? सबसे पहले एल्फ्रेड मार्शल ने बनाया, बेस्ड ऑन द अजम्पशन ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी। वक्त बदलने पर थ्योरी बदल गई कंज्यूमर बिहेवियर की, लिखने वाला आदमी हिक्स, अजम्पशन ऑर्डिनल यूटिलिटी, चैप्टर इंडिफरेंस कर्व। कंज्यूमर बिहेवियर कैसा होता है वो सबने याद कर लिया। इन द नेम ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या? सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम, it leads to settlement of units in respect of a commodity consumed by the consumer which cannot argue to change। ये कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो आपके कंज्यूमर का बिहेवियर है, ये एक बार कौन बताएगा? महक आप बोल पाओगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यानी कंज्यूमर बिहेवियर? Sir, satisfaction should be maximum. It leads to settlement of, बोलो बच्चे महक, it leads to settlement of units of a commodity consumed by the consumer which cannot be argued to change। आप एज ए कंज्यूमर जब भी कुछ बाजार से खरीद के लाते हो, जब भी खाते हो तो उतना ही खाते हो जिससे सेटिस्फेक्शन शुड बी मैक्सिमम, क्योंकि ये कंज्यूमर का बिहेवियर है कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम होना चाहिए। अरे महक क्लियर है? महक Yes, sir. अगली बात देखें, अगली बात माइक्रो इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पीपल। अरे कोई कंट्री डेवलप्ड है तो वहाँ पर इकोनॉमिक कंडीशंस बहुत अच्छी होंगी, तो एक हम जो भी पॉलिसीज़ बनाएंगे अपने बिजनेस में उसका सक्सेस रेट बहुत हाई होगा। लेकिन इकोनॉमिक कंडीशन सोसाइटी की अच्छी नहीं होगी तो हमारी पॉलिसीज़ उतने अच्छे तरीके से, अरे हमारी सरकार ने आज तक 5 ईयर प्लान, मेरा क्वेश्चन फिर शुरू होता है यश खंडेलवाल, कितने 5 ईयर प्लान खत्म हो गए हैं इन इंडिया? 11। ए भाई 12 5 ईयर प्लान खत्म हुए हैं। अरे सबको मैंने याद कराया था इंडियन इकोनॉमी चैप्टर 2 में, 12 पंचवर्षीय योजनाएं खत्म हो गई। उसके बाद शुरू हुआ है क्या? 15 साल की प्लानिंग बाय द नीति आयोग। तो सरकारों ने आज तक हिंदुस्तान में जितनी भी पॉलिसीज बनाई,
जितनी भी पॉलिसीज बनाई वो इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो पाई? क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ सोसाइटी अच्छी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर बट लोगों के पास अवेलेबल नहीं है, पुअर कैपेसिटी, अर्निंग कैपेसिटी नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर में एजुकेशन नहीं है, अच्छा पीने का पानी नहीं है, एजुकेशन अवेलेबल नहीं है। तो जब हमारी सोसाइटी में सरकार के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं, पॉलिसीज इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रही हैं क्योंकि इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं है, सिमिलर वे में कोई भी फर्म की पॉलिसीज कितने सक्सेसफुल तरीके से इम्प्लीमेंट हो पाएगी ये डिपेंड करेगा उसके वर्कर्स की, उसके स्टाफ की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी है। बात समझ में आ रही है यश खंडेलवाल? तो इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द सेक्शन ऑफ द पीपल इन्फ्लुएंस द पोजीशन ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स। अगली बात, बिहेवियर ऑफ द फर्म। जब वो बात कर रहा है बिहेवियर ऑफ द फर्म तो यहाँ बात हो रही है, अरे फर्म बोले तो प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर का बिहेवियर कैसा है? अभी अभी मैंने रिवाइज कराया है, कौन बोलेगा? प्रोड्यूसर बिहेवियर बोले तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। यश बोल पाओगे? प्रोड्यूसर का टारगेट प्रॉफिट कमाने का है। Yeah, producer equilibrium is a psychological phenomenon in which producer can assume the maximization of profit. The producer may produced by a producer which cannot be argued to change. मैं लैंग्वेज फिर बोल देता हूँ, सब रिवाइज कर लें। बिहेवियर ऑफ द फर्म, बिहेवियर ऑफ द फर्म बोले तो प्रोड्यूसर का एक ही टारगेट है, प्रॉफिट शुड बी मैक्सिमम। तो बोलना चाह रहा हूँ, लैंग्वेज सुने। ऐसी कंडीशन में वो फैसला करता है कि फैक्ट्री में रोज कितना प्रोडक्शन करें जिससे रिवार्ड मैक्सिमम हो, ना उससे कम ना उससे ज़्यादा। इसकी दो अप्रोच हैं, TRTC अप्रोच, MRMC अप्रोच। दुनिया भर के डायग्राम हम आने वाले चैप्टर में सीखने वाले हैं जो कॉलेज में भी बनाने होंगे। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम इज ए साइकोलॉजिकल फिनोमिना वेयर प्रोड्यूसर ऑब्टेन द मैक्सिमम लेवल ऑफ प्रॉफिट। इट लीड्स टू सेटलमेंट ऑफ आउटपुट, settlement of output by the producer which cannot argue to change। अनुषा एक बार दोबारा बोलो। Production equilibrium is a point where the producer obtains the maximum level of profit which producer can it leads to settlement of output produced by the producer which cannot argue to change। अब देखो इसमें आखिरी शब्द देखो, इसमें ना आपका बिजनेस मैनेजमेंट भी चल रहा है। लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, हम लोग बचपन में पढ़ते थे बिजनेस स्टडीज में, लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द इम्प्लीमेंटेड पॉलिसी ऑफ द फर्म। अरे करोल बाग मालूम होगा सबको, यश खंडेलवाल अजमल खां रोड पे दुकान है तो प्रॉफिट की पोजीशन अलग है, लोकल एरिया में दुकान है तो सेल का अमाउंट अलग होगा। अरे बात समझ में आ रही है यश खंडेलवाल? हाँ भी है। तो आपकी फर्म की लोकेशन, आपकी फर्म की कैपेसिटी, उसकी अर्निंग पोजीशन, उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी सबको इन्फ्लुएंस करेगी। आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन हो, आपने अपना यूनिट चाइना में लगाया है तो वहाँ इतने सारे रिलैक्सेशंस हैं गवर्नमेंट के द्वारा, आपका प्रोडक्शन बम्पर होगा। आप इंटरनेशनल लेवल पर एक्सपोर्ट इंपोर्ट करोगे तो सरकारें आपको सपोर्ट करेगी, आपका टर्नओवर बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और आप हिंदुस्तान में फैक्ट्री लगाना चाहो तो आज कहने को कहते हैं रिफॉर्म्स आ चुके हैं, लाइसेंसिंग की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ऐसा है नहीं। आपको दुनिया भर के पैरामीटर्स फॉलो करने पड़ेंगे, इंडस्ट्री के लाइसेंस लेने पड़ेंगे, हर साल उसे रिन्यू कराना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर में बिजली पानी की सुविधाएं प्रॉपर नहीं मिलेगी, आपको दुनिया भर की एडिशनल इन्वेस्टमेंट्स करनी होगी इन द नेम ऑफ जनरेटर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। तो लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री इन्फ्लुएंस द प्रोडक्शन कैपेसिटी ऑफ द फर्म। ये क्लियर है यश खंडेलवाल? हाँ भी है। तो बच्चों आज के लिए यहीं रोकेंगे।